पुष्कर एक छोटा सा गांव था जहां जीवन की गति धीमी थी, लेकिन मनों की बेचैनी तेज। इसी गांव में रहता था मधुसूदन, एक साधारण युवक जिसकी आंखों में स्वप्न तो बहुत थे, पर होंठों पर अक्सर चुप्पी रहती थी। उसका स्वभाव इतना संकोची था कि कोई उससे प्रेम से भी बात कर ले तो वह नजरें झुका लेता। लोग उसे धीमा, डरपोक और काहिल कहकर बुलाते, लेकिन मधुसूदन के भीतर कुछ और था, एक सच्चाई जो किसी को दिखती नहीं थी। मधुसूदन की माँ गायत्री देवी माँ काली की परम भक्त थीं। हर अमावस्या को वह पूरे घर को गंगा जल से धोती, दीप जलाकर माँ काली का ध्यान करती और कहती, माँ काली संकोच नहीं देखती, भाव देखती हैं। तू कब समझेगा मधु, अंदर का बल बाहर लाना ही शक्ति है। मगर मधुसूदन बस मुस्कुरा देता और कह देता, माँ, सबके सामने बोलना मेरे बस की बात नहीं। गांव में एक दिन घोषणा हुई, राज्य के एक बड़े व्यापारी ने गांव के विकास के लिए एक नई योजना लाई है, जिसमें युवाओं को अपनी योजनाएं बताकर सहायता पाने का मौका मिलेगा। गांव के सरपंच ने भी उत्साह से कहा, जिसके पास विचार है मंच तैयार है। सब जानते थे कि मधुसूदन के पास जल संरक्षण को लेकर एक अद्भुत विचार था, जो गांव की दशा बदल सकता था। लेकिन वही संकोच, वही आत्मसंदेह उसके रास्ते में दीवार बनकर खड़ा था। वह रात भर जागता, माँ के चरणों में बैठा माँ काली की तस्वीर को देखता, मगर भीतर की आवाज कहती, तू कौन होता है बोलने वाला? तेरे जैसे लोग सुनने के लिए होते हैं। एक रात अमावस्या की घड़ी थी। माँ पूजा कर रही थी और मधुसूदन उनके पास ही बैठा था। माँ ने आंखें मूंदी और मंत्रोच्चार करते करते अचानक शांत हो गईं। कमरे का वातावरण भारी हो गया। दीपक की लौ स्थिर हो गई। मधुसूदन की नजर माँ की ओर गई, जो अब आंखें खोले उसे निहार रही थीं, पर उनकी आंखों में अब माँ काली का तेज था। गायत्री देवी के मुख से एक अलग स्वर फूटा, गंभीर, धीर और अलौकिक। मधुसूदन, जब आत्मा अपनी अग्नि को दबा देती है तो संकोच जन्म लेता है। तू अग्नि को पहचान, न कि अपने डर को। मैं तेरे भीतर ही हूं, तुझसे अलग नहीं। मधुसूदन सन्न था। माँ की देह में जैसे कोई और शक्ति प्रवेश कर गई थी। उसके भीतर एक हलचल हुई। पहली बार उसने अपनी चुप्पी को बोझ की तरह नहीं, एक प्रक्रिया की तरह देखा। शायद यह समय था आत्मबल को जागृत करने का। अगले दिन मधुसूदन अकेले नदी किनारे गया और माँ काली की मूर्ति के सामने बैठकर बोला, माँ, मुझे बोलना नहीं आता, पर भावों की आग है मेरे भीतर। क्या तू मुझे वो शक्ति देगी जिससे मैं डर के पार जा सकूं? उसने पहली बार अपनी आंखें बंद कीं, दिल को खोला और आकाश की ओर देखा। उसी क्षण एक अद्भुत शांति उसके चारों ओर फैल गई, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसकी आत्मा को छू गई हो। माँ काली का आशीर्वाद केवल मंदिरों में नहीं, संकोच में भी उतर सकता है। उसे आज पहली बार एहसास हुआ। लेकिन आत्मबल जागा नहीं था, बस उसकी दस्तक हुई थी। रास्ता लंबा था। मधुसूदन के भीतर कुछ जागा था, कोई हल्का सा कंपन, जैसे वर्षों से सोई हुई चिंगारी हवा पाकर कांप उठी हो। उस रात माँ काली की छवि केवल तस्वीर नहीं रही, वह मधुसूदन के भीतर उतर गई थी। मगर आत्मबल का जागरण कोई चमत्कारी परिवर्तन नहीं होता, वह धीरे धीरे भीतर से आकार लेता है। और मधुसूदन अभी उसी आरंभ में था। अगली सुबह गांव में हलचल थी। पंचायत भवन के बाहर बड़ा मंच बन रहा था और युवाओं की भीड़ जमा हो रही थी। हर कोई अपनी योजना को साझा करने की तैयारी कर रहा था। गांव के स्कूल शिक्षक श्री शर्मा ने जब मधुसूदन को देखा तो मुस्कुराकर बोले, मधु, तुम भी आओ, तुम्हारे उस जल संरक्षण वाले विचार को सबको जानना चाहिए। मधुसूदन ने हल्का सिर हिलाया, पर भीतर संकोच ने फिर सिर उठाया। अगर आवाज कांप गई तो? अगर लोग हंस पड़े तो? उसकी सांसें तेज चलने लगीं, कदम खुद ब खुद पीछे हटने लगे। उसी समय उसकी माँ गायत्री देवी वहां पहुंची। वो कुछ नहीं बोली, बस उसके हाथ में माँ काली का एक छोटा सा चित्र थमाया। आंखों में कहा, डर को पकड़कर मत बैठ, उसे देख और आगे बढ़। मधुसूदन ने वह चित्र जेब में रखा और धीमे धीमे कदमों से सभास्थल की ओर बढ़ा। भीड़ में जगह पाना आसान नहीं था, लेकिन उसने खुद को एक कोने में खड़ा कर लिया। मंच पर पहला युवक आया, फिर दूसरा। तालियां बजीं, सुझाव दिए गए, आलोचना भी हुई। हर आवाज मधुसूदन के भीतर डर और विश्वास की लड़ाई छेड़ रही थी। अचानक मंच संचालक ने माइक में कहा,
अगर कोई और युवा अपनी योजना साझा करना चाहे तो मंच खुला है। शब्द हवा में गूंजे, सबकी नजरें घूमी। मधुसूदन के भीतर जैसे कुछ फूटा। उसने जेब में रखा मां काली का चित्र कसकर पकड़ा और भीतर से एक धीमी आवाज उठी, बस एक बार, सिर्फ एक बार खुद को मौका दे दे। उसने कांपते हुए हाथ उठाया। सभा में सन्नाटा छा गया। कुछ लोगों की भौहें उठीं, कुछ मुस्कुराए, जैसे सोच रहे हों, ये बोलेगा। पर मधुसूदन चल पड़ा, हर कदम संकोच को तोड़ता हुआ। जब वह मंच पर पहुंचा तो माइक के सामने खड़ा हुआ, पर शब्द गले में अटक गए। कुछ पल बीते, सभा चुप थी, उसकी सांसें तेज थीं। तभी उसकी आंखें मां काली के चित्र पर पड़ीं। उसी क्षण उसने आंखें बंद कीं और मां से कहा, मुझे खुद पर भरोसा नहीं पर तुझ पर है। और फिर कांपती आवाज से पहला वाक्य निकला, मैं मधुसूदन हूं और मैं एक योजना लाया हूं जो हमारे गांव की धरती को बचा सकती है। कांपते हुए शब्द थे, पर सच्चे। जैसे ही उसने बोलना शुरू किया, उसकी सांसें स्थिर होने लगीं। उसकी आंखों में चमक और शब्दों में आत्मा थी। उसने बताया कि कैसे वर्षा जल को गांव के परित्यक्त कुओं में संरक्षित किया जा सकता है, कैसे नाले से खेतों तक पानी की नहर बनाई जा सकती है। सभा मंत्रमुग्ध थी। कोई शब्द नहीं काट रहा था, कोई हंसी नहीं आ रही थी, बल्कि हर चेहरा ध्यान से सुन रहा था। मधुसूदन बोलता गया और हर शब्द के साथ संकोच पीछे छूटता गया। जब उसका वक्तव्य समाप्त हुआ तो सन्नाटे में एक ताली गूंजी, फिर दूसरी, फिर पूरी सभा तालियों से भर गई। वो ताली केवल योजना के लिए नहीं थी, वो ताली एक चुप आत्मा के साहस को सलाम थी। मंच से उतरते वक्त उसकी आंखें नम थीं। मां काली की छवि उसके जेब में नहीं, अब उसकी आत्मा में थी। मंच से उतरने के बाद मधुसूदन के कदम भारी थे, पर मन हल्का। ऐसा लग रहा था जैसे वर्षों से जकड़ा हुआ कुछ भीतर से बह चुका हो। तालियों की गूंज अब थम चुकी थी, लेकिन वह आवाज उसके भीतर अब भी गूंज रही थी, तू कर सकता है, तूने कर दिखाया। गांव में अगले दिन से बदलाव का पहला संकेत था। सरपंच ने सभा बुलाई और सबसे पहले मधुसूदन की योजना को स्वीकृति दी गई। उन्होंने कहा, जो शब्द दिल से निकलते हैं वही धरती से जुड़ते हैं। मधुसूदन, तुमने सिर्फ योजना नहीं रखी, हमें हमारी जमीन की बात याद दिलाई है। गांव के लोग, जो कभी उसकी चुप्पी को कमजोरी मानते थे, अब उसके पास आकर बातें करने लगे। कोई कहता, भाई तुमने तो कमाल कर दिया। कोई कहता, अब आगे क्या करना है, हमें बताओ। मधुसूदन मुस्कुरा देता, पर अभी भी भीतर एक हल्का डर बचा था। क्या ये स्थायी है या एक पल की बात? गायत्री देवी ने जब बेटे को देखा तो आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, अब तू चल पड़ा है बेटा, संकोच तुझे रोक नहीं सकता। पर आत्मबल की राह आसान नहीं होती। जहां बदलाव होता है वहीं परीक्षाएं भी शुरू होती हैं। गांव के एक प्रभावशाली व्यक्ति शंभुनाथ, जिनकी निजी योजना इस सरकारी योजना से टकरा रही थी, मधुसूदन से खफा हो गए। उन्होंने पंचायत में कहा, इस लड़के को क्या समझ, शहरों के लोग आएंगे, पैसा आएगा और ये नादान सब बर्बाद कर देगा। मधुसूदन ने चुपचाप उनकी बात सुनी। पहले जैसा होता तो वो सहम जाता, चुपचाप पीछे हट जाता। पर अब कुछ बदल चुका था। उसने आंखों में सीधा देखा और शांति से कहा, मैं नादान हो सकता हूं, पर मेरा विचार गांव के लिए है, किसी के खिलाफ नहीं। आप चाहें तो साथ चलिए, विरोध मत कीजिए। सभा में फिर सन्नाटा था। लोगों को लगा था कि मधुसूदन फिर चुप हो जाएगा, मगर नहीं। उसकी आवाज धीमी थी, पर साफ थी। उस रात मधुसूदन फिर मां काली के चित्र के सामने बैठा। उसने कहा, मां, क्या ये आत्मबल हमेशा साथ रहेगा या फिर से डगमगा जाऊंगा? तभी हवा में हलचल हुई। दीपक की लौ कांपी और फिर स्थिर हो गई। उसके भीतर एक विचार आया, आत्मबल कोई दिया नहीं, जो एक बार जल जाए तो जलता ही रहे। ये तो हर दिन का साधन है, हर रोज की तपस्या। जब संकोच उठे तभी मां को पुकार, वही शक्ति देगी। अगले दिन मधुसूदन ने गांव के बच्चों को इकट्ठा किया और उन्हें पानी की महत्ता समझाने लगा। चित्रों से, कहानियों से। उसके भीतर जो संकोच था, अब वह बच्चों की आंखों में चमक बनकर लौट रहा था। शंभुनाथ ने जब यह दृश्य देखा तो वह कुछ क्षण चुप खड़े रहे, फिर पास आए और बोले, तुम्हारा तरीका अलग है, पर शायद सही है। मैं भी इस योजना में हाथ बंटाना चाहता हूं। ये शब्द मधुसूदन के लिए सबसे बड़ी स्वीकृति थे।
उसने देखा कि परिवर्तन केवल खुद में नहीं, सामने वाले में भी आता है, जब भाव सच्चे हों। मां काली की प्रतिमा अब केवल पूजा का केंद्र नहीं रही थी। वह अब उसकी प्रत्येक सोच में, प्रत्येक निर्णय में और प्रत्येक कदम में समाहित हो चुकी थी। भीतर की पहली जीत वह नहीं थी जो मंच पर मिली थी, बल्कि वो थी जब उसने बिना क्रोध, बिना विरोध, अपने संकोच से परे होकर स्पष्टता से संवाद किया। गांव की योजना अब सिर्फ स्थानीय चर्चा नहीं रह गई थी, जिला कार्यालय तक बात पहुंच चुकी थी। अफसरों ने निर्णय लिया कि जिन गांवों की योजनाएं व्यावहारिक और प्रेरक हों, उन्हें राज्य स्तर पर प्रस्तुत किया जाएगा। सरपंच ने तुरंत नाम भेजा, पुष्कर गांव, योजना प्रस्तुतकर्ता मधुसूदन। ये सुनकर गांव में खुशी की लहर दौड़ गई, लेकिन मधुसूदन भीतर से फिर कांप उठा। एक छोटे मंच पर बोलना एक बात थी, पर जिला कार्यालय, जहां अधिकारी बैठते हैं, जहां हर शब्द तौलकर बोला जाता है। उस रात वह फिर मां काली के सामने बैठा। उसके हाथ कांप रहे थे, माथे पर पसीना था। उसने आंखें मूंदी और बुदबुदाया, मां, मैंने सोचा था अब डर पीछे रह गया, लेकिन ये तो फिर आ खड़ा हुआ है। क्या मैं फिर से हार जाऊंगा? तभी उसकी मां ने पीछे से हाथ रखा और कहा, डर बाहर का नहीं होता बेटा, भीतर से आता है। और तू अब अकेला नहीं है। मां काली तेरे भीतर बस चुकी हैं, बस उन्हें पुकारना मत भूल। मधुसूदन ने अगली सुबह निश्चय किया कि भागना नहीं है। उसने योजना को और बेहतर ढंग से लिखना शुरू किया। हर नक्शा, हर आंकड़ा वह खुद तैयार करता। गांव के 2 नौजवानों को साथ लिया ताकि वे उसके साथ प्रस्तुति में मदद करें। जब जिला कार्यालय में जाने का दिन आया तो सुबह सुबह गायत्री देवी ने उसके माथे पर मां काली की भस्म लगाई। बोली, आज तू मंच पर नहीं, मां की शक्ति पर चढ़ेगा। भूल मत, शब्दों से ज्यादा भावों की शक्ति बोलती है। ऑफिस में घुसते ही मधुसूदन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। चमकदार कपड़े पहने लोग, बड़ी बड़ी फाइलें और गंभीर चेहरे, ये सब उसके लिए अनजाना था। उसे याद आया कि कैसे कभी स्कूल में वह अपनी उपस्थिति भी नहीं बोल पाता था, लेकिन तभी जेब में रखा मां काली का चित्र छुआ। भीतर से एक आवाज आई, तेरी शक्ति इन दीवारों से बड़ी है। मंच पर बुलाया गया। अफसरों ने कहा, आपके पास 10 मिनट हैं, बताइए आपकी योजना क्या है। मधुसूदन खड़ा हुआ, कुछ सेकंड चुप रहा, फिर गहरी सांस ली और बोला, मैं कोई बड़ा पढ़ा लिखा नहीं, पर धरती को महसूस किया है। मेरी योजना किताबों से नहीं, अनुभव से निकली है। उसने विस्तार से समझाया कि कैसे गांव में वर्षा जल को संग्रहित कर भूजल स्तर बढ़ाया जा सकता है, कैसे मिट्टी की संरचना के अनुसार खेतों तक पानी पहुंचाया जा सकता है, और कैसे स्थानीय श्रमिकों को शामिल करके रोजगार भी दिया जा सकता है। स्लाइड्स साधारण थीं, पर मधुसूदन के शब्दों में एक सच्चाई थी, एक आत्मा थी। पूरे कक्ष में शांति थी। कुछ अधिकारी एक दूसरे की ओर देखने लगे, जैसे सोच रहे हों, ये लड़का कौन है? प्रस्तुति के बाद एक वरिष्ठ अधिकारी ने पूछा, अगर आपको ये योजना लागू करने के लिए बजट मिले तो क्या आप नेतृत्व कर पाएंगे? यह प्रश्न फिर संकोच की तलवार था। मधुसूदन एक पल को हिचका, फिर बोला, नेतृत्व करने से पहले खुद को समर्पित करना पड़ता है। अगर मां काली चाहें तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। वो उत्तर किसी तकनीकी भाषा में नहीं था, पर उसमें एक ऐसी निष्ठा थी जिसे नकारा नहीं जा सकता था। बाहर निकलते वक्त अफसरों ने सरपंच से कहा, आपका गांव भाग्यशाली है। इस युवक में सच्चा आत्मबल है। योजना को राज्य स्तर पर भेजा जाएगा। मधुसूदन मुस्कुरा दिया। वह जानता था ये उसकी नहीं, मां की योजना थी, और यह भी जानता था कि अगली सीढ़ी और कठिन होगी। राज्य स्तरीय प्रस्तुति की सूचना पूरे गांव में खुशी और गर्व का कारण बनी, लेकिन मधुसूदन के मन में तूफान चल रहा था। जहां एक ओर आत्मबल की लौ जल रही थी, वहीं दूसरी ओर संकोच की राख फिर हवा में उड़ने लगी थी। इस बार मंच पड़ा था। राजधानी में होने वाले इस कार्यक्रम में राज्य भर के चयनित युवा हिस्सा लेने वाले थे। यहां न तालियों की पहचान होगी, न स्नेहिल निगाहों की सहूलियत। यहां मूल्यांकन ठोस होगा, तथ्य, आत्मविश्वास और नेतृत्व। गांव के सरपंच और कुछ अन्य लोग उसकी तैयारी में जुट गए। सरकारी अधिकारी ने सलाह दी, आपको प्रस्तुति अंग्रेजी में देनी होगी क्योंकि राज्य समिति के कुछ सदस्य अन्य प्रांतों से हैं। ये सुनते ही मधुसूदन जैसे जम गया। अंग्रेजी?
वह भाषा जिसमें वह अब तक एक वाक्य भी ढंग से नहीं बोल पाया। उस रात वह घर लौटा तो चुप था। माँ ने देखा, समझ गई। भाषा फिर डर बन गई है। मधुसूदन ने कहा, माँ, भाव हिंदी में भी सच्चे होते हैं, लेकिन वहां तो शब्द गिने जाएंगे, उच्चारण पर ध्यान होगा। अगर मैं गलत बोल गया तो? माँ ने दीपक की लौ को देखा और धीरे से कहा, जिसमें माँ काली बसती हैं, उसकी बोली नहीं, भाव बोलते हैं। तुझसे कोई भाषा नहीं, तेरा आत्मबल बोलेगा। अगले 10 दिन मधुसूदन ने तैयारी में बिता दिए। गांव के स्कूल टीचर ने उसे अंग्रेजी के वाक्य रटाए, मित्रों ने उच्चारण ठीक करवाया। उसने हर रात माँ काली के सामने वही प्रस्तुति दोहराई, चित्र हाथ में लेकर, आंखें बंद करके। प्रस्तुति का दिन आया। राजधानी के विशाल भवन में मंच सजा था, रोशनी तेज थी और सामने बैठे थे सैकड़ों लोग, अफसर, मंत्री, मीडिया और प्रतियोगी। उसका नाम पुकारा गया। फ्रॉम पुष्कर विलेज, मधुसूदन प्रेजेंटिंग हिज वाटर रिक्लेमेशन मॉडल। मधुसूदन मंच पर चढ़ा। हाथ ठंडे पड़ गए थे, होंठ सूखने लगे थे। उसने जेब में माँ काली का चित्र छुआ, आंखें मूंदी और भीतर बोला, माँ, तू मेरे भीतर बोल, मेरी जुबान तेरी हो जाए। उसने प्रेजेंटेशन शुरू किया। आवाज कांप रही थी, पर आंखों में स्थिरता थी। गुड मॉर्निंग रिस्पेक्टेड मेंबर्स, माय नेम इज मधुसूदन, आई बिलोंग टू पुष्कर विलेज। शब्द धीरे धीरे आत्मबल में बदलने लगे। उसने बताया कैसे ग्रामीणों के श्रम से नहरें खुदी थीं, कैसे बंजर जमीन अब हरी होने लगी है और कैसे ये योजना सिर्फ पानी नहीं, उम्मीद भी लाती है। फिर उसने एक चित्र दिखाया, एक वृद्ध किसान के खेत का, जो अब फसल दे रहा था। बोला, दिस पिक्चर इज नॉट जस्ट लैंड, दिस इज माई मदर्स होप एंड माँ कालीज ब्लेसिंग। सभा में सन्नाटा था, फिर तालियां गूंज उठीं। प्रश्नोत्तर चरण आया। एक अधिकारी ने कहा, इफ योर इंग्लिश वॉज वीक, वाई डिडंट यू प्रेजेंट इन हिंदी? मधुसूदन मुस्कुराया, बिकॉज माई फियर वॉज इन इंग्लिश, आई वॉन्टेड टू फेस इट। सन्नाटा टूट चुका था। वह मंच से उतरा तो भीतर कुछ भारी टूट गया था, संकोच जो बरसों से दिल की दीवारों में जमा था। जब परिणाम घोषित हुआ, पुष्कर गांव की योजना राज्य की सर्वश्रेष्ठ ग्रामीण नवाचार योजना चुनी गई। अफसरों ने कहा, यह केवल योजना नहीं, ग्रामीण नेतृत्व का उदाहरण है। मधुसूदन ने वह ट्रॉफी माँ काली के चित्र के पास रखी। माँ की आंखों में जो तेज था, अब वह मधुसूदन की आत्मा में था। राज्य सरकार की स्वीकृति के साथ ही पुष्कर गांव में नई ऊर्जा का संचार हुआ। गांव में पहली बार सरकारी सहायता आई थी और उस योजना का नेतृत्व करने वाला था वही मधुसूदन, जो कभी गांव की भीड़ में सबसे पीछे खड़ा रहता था। पंचायत भवन में एक बैठक हुई। योजना के कार्यान्वयन के लिए एक टीम गठित की जानी थी। सबकी निगाहें मधुसूदन की ओर थीं। सरपंच बोले, तुम्हें इसका नेतृत्व करना होगा मधु। अब ये योजना तुम्हारे विचार से निकलकर गांव की जिम्मेदारी बन गई है। मधुसूदन ने सिर झुकाया, फिर उठाकर कहा, मैं नेतृत्व करूंगा, लेकिन सेवा की भावना से। ये योजना मेरी नहीं, गांव की है, और इसके पीछे जो शक्ति है वो माँ काली की है। गांव के कई लोग इस बदलाव को लेकर उत्साहित थे, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जो असहज हो उठे थे, विशेषकर वे जिनके लिए सरकारी सहायता से व्यक्तिगत लाभ लेना एक परंपरा बन चुकी थी। उनमें से एक था नंदराम, जो वर्षों से सरकारी योजनाओं का हिस्सा बनकर बिना काम के भुगतान लेता आया था। जब काम का बंटवारा हुआ और पारदर्शिता की बात आई, तो नंदराम ने विरोध जताया। एक लड़का जिसे 2 साल पहले तक बोलना नहीं आता था, अब हम सबको बताएगा कैसे काम करें। मधुसूदन ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मुझे अभी भी बहुत कुछ नहीं आता, पर इतना जानता हूं कि अगर काम सच्चाई से हो तो माँ काली खुद रास्ता दिखा देती है। काम शुरू हुआ। गांव में वर्षा जल संग्रह के लिए पुराने कुएं साफ किए जाने लगे। खेतों तक नई नहरों की खुदाई शुरू हुई। मधुसूदन सुबह से शाम तक हर जगह पहुंचता, कभी फावड़ा उठाकर, कभी योजना समझाकर, कभी किसी बुजुर्ग से आशीर्वाद लेकर। पर असली परीक्षा तब शुरू हुई जब अचानक एक दिन मजदूरों ने काम रोक दिया। कारण, किसी ने अफवाह फैला दी थी कि मजदूरी में कटौती होगी। गांव में हलचल मच गई। मधुसूदन ने सबको पंचायत भवन में बुलाया। चेहरे गुस्से से भरे थे, आंखों में अविश्वास था। उसने सबके सामने खड़े होकर कहा, अगर एक भी रुपया गलत जगह गया हो तो मैं खुद हट जाऊंगा।
मेरे लिए ये योजना केवल विकास नहीं, माँ काली की सेवा है। पर अगर ये योजना रुकी तो नुकसान केवल मुझे नहीं, हम सबको होगा। कुछ पल शांति रही। फिर एक बुजुर्ग किसान उठे और बोले, मैंने इस लड़के को बचपन से देखा है। ये झूठ नहीं बोल सकता। अगर ये कह रहा है तो सही ही होगा। फिर एक और मजदूर बोला, हमने खुद देखा है, ये हमारे साथ खुदाई करता है। चलो काम फिर शुरू करते हैं। अविश्वास की दीवार धीरे धीरे पिघलने लगी। लोग समझ गए थे कि ये लड़का अब वही नहीं रहा। उसमें जो आत्मबल था वह अब दूसरों को भी बल देने लगा था। उस रात मधुसूदन फिर माँ काली के चित्र के सामने बैठा। बोला, माँ, अब डर नहीं है, अब थकान भी नहीं डराती, लेकिन जिम्मेदारी भारी है, तू साथ रहना। दीपक की लौ तेज हुई, जैसे माँ कह रही हो, जब सेवा में आत्मबल हो तो मैं स्वयं रक्षक बन जाती हूँ। पुष्कर गांव में योजना के 2 महीने बीत चुके थे। सूखे खेत अब नमी से महकने लगे थे। लोग कहते, मधुसूदन की सोच नहीं, माँ काली का चमत्कार है। पर मधुसूदन जानता था कि यह चमत्कार आस्था और श्रम के बीच की डोर से बुना गया है। लेकिन जीवन जब भी स्थिर होने लगे, कोई अनजानी लहर फिर से भीतर सब कुछ हिला जाती है। और यह लहर अब आ रही थी। एक दिन दोपहर में सरकारी अधिकारी का फोन आया। सूचना गंभीर थी। राज्य की आर्थिक स्थिति में बदलाव के कारण कई योजनाओं की राशि पर पुनर्विचार होगा। आपकी योजना भी उसमें है। यदि किसी बड़े अधिकारी की सिफारिश न मिली तो निधि रुक सकती है। मधुसूदन कुछ देर शांत बैठा रहा। उसका मन विचलित नहीं हुआ, पर चिंता जरूर हुई। सरपंच बोले, अगर चाहो तो हम किसी स्थानीय विधायक से मिल सकते हैं। वे चाहें तो ऊपर तक बात पहुंचा सकते हैं। गांव के कुछ लोगों ने सुझाव दिया कि योजनाओं के कागजों में थोड़े आंकड़े बढ़ा चढ़ाकर दिखा दिए जाएं, ताकि ज्यादा फंड मिले। मधुसूदन ने साफ मना कर दिया, अगर माँ काली का नाम लेकर शुरू किया है तो कोई झूठ उस पथ पर कैसे चल सकता है। लोग चुप हो गए, लेकिन सवाल खड़ा था, यदि राशि रुक गई तो अधूरी खुदाई, टूटी हुई नहरें और अधूरी आशाएं पीछे रह जाएंगी। इसी बीच शहर से एक कॉल आया। वहां की एक प्राइवेट कंपनी को मधुसूदन की कार्यशैली की जानकारी मिली थी। उन्होंने उसे आमंत्रित किया, हम आपको हमारी CSR योजना का प्रमुख बनाना चाहते हैं। सुविधाएं होंगी, वेतन अच्छा होगा और प्रोजेक्ट बड़े होंगे। ये प्रस्ताव सुनकर गांव के कुछ लोगों ने कहा, बेटा, ये मौका जीवन बदल सकता है। गांव तो वैसे भी भूल जाएगा कि किसने क्या किया, आगे सोचो। मधुसूदन चुप रहा। रात को वह माँ काली के चित्र के सामने बैठा। दीपक की लौ इस बार थोड़ी डगमगाई हुई थी। उसने आंखें बंद कर कहा, माँ, क्या यह प्रस्ताव मेरी परीक्षा है? क्या त्याग जरूरी है या प्रगति? उसके भीतर एक गूंज उठी, जो आत्मबल खुद के लिए जागा हो वो रास्ता तलाशता है, लेकिन जो आत्मबल दूसरों के लिए जागे वो रास्ता बनाता है। अगले दिन वह पंचायत भवन पहुंचा। सभी की आंखें उस पर थीं। उसने धीरे से कहा, मैंने शहर का प्रस्ताव ठुकरा दिया है। भीड़ में हलचल हुई। किसी ने पूछा, लेकिन क्यों? मधुसूदन बोला, अगर मैं गांव की जिम्मेदारी बीच में छोड़ दूं तो यह योजना नहीं, एक अधूरा सपना रह जाएगा। आत्मबल तभी सार्थक होता है जब वह खुद से बड़ा हो जाए। उसके त्याग ने गांव में नई ऊर्जा भर दी। मजदूरों ने बिना वेतन कुछ दिनों तक काम जारी रखा। गांव की महिलाएं मिट्टी ढोने लगीं। बुजुर्ग निगरानी में लग गए। सरकार तक ये खबर पहुंची कि बिना अतिरिक्त फंड एक गांव की योजना कैसे सेवा और निष्ठा से आगे बढ़ रही है। और फिर आश्चर्यजनक रूप से 1 सप्ताह के भीतर उच्च अधिकारियों का आदेश आया, पुष्कर योजना को विशेष समर्थन मिलेगा। ये जीत आर्थिक नहीं थी, ये विश्वास की थी। उस रात मधुसूदन ने माँ काली से कहा, माँ, अब समझा हूं कि आत्मबल का सबसे बड़ा रूप त्याग है। जब कोई राह न बचे तब भी जो अपने संकल्प पर टिके वही सच्चा साधक है। माँ की मूर्ति के सामने दीपक स्थिर था, जैसे माँ स्वयं उसके त्याग में बस गई हो। गांव में योजना अपने अंतिम चरण में थी। नहरें बन चुकी थीं, जल संग्रहण केंद्र तैयार थे और सूखे खेतों में हरियाली लौटने लगी थी। लोग अब मधुसूदन को सिर्फ एक योजना निर्माता नहीं, एक साधक की तरह देखने लगे थे, जो सेवा को पूजा मानता है। लेकिन जैसे ही सब पूर्णता की ओर बढ़ रहा था, मधुसूदन के भीतर एक अजीब सी चुप्पी घर करने लगी। उसे लगता जैसे कुछ अधूरा है, कोई जवाब अब भी बाकी है।
एक शाम वह अकेले नदी किनारे बैठा था। माँ काली का चित्र जेब में था, लेकिन मन भीतर ही भीतर बेचैन था। उसने आंखें बंद कर पूछा, माँ, सब कुछ पूरा हो गया, फिर भी भीतर शांति क्यों नहीं है? क्या आत्मबल केवल काम में दिखता है या कहीं और भी होता है? तभी एक बूढ़ा साधु वहां से गुजरा। उसने मधुसूदन को देखा और रुक गया। मुस्कुराकर बोला, बेटा, सेवा में बहुत कुछ पा लिया है तूने, पर अब समय है मौन की साधना का। मधुसूदन ने चौंक कर पूछा, मौन? क्या अब बोलना बंद कर दूं? साधु ने कहा, नहीं, अब भीतर बोलना सीख। बाहर की दुनिया को तू बदल चुका है, अब भीतर की दुनिया से मिल। माँ काली केवल शोर में नहीं, सन्नाटे में भी मिलती हैं। उस रात मधुसूदन ने संकल्प लिया, अब कुछ दिन वह किसी से नहीं बोलेगा। वह केवल देखेगा, सुनेगा और भीतर माँ के साथ संवाद करेगा। अगले दिन गांव के लोग उसे ढूंढने लगे। कोई कहता, वो तो नदी किनारे ध्यान में बैठा है। कोई बोला, शायद थक गया है। लेकिन मधुसूदन अब अपने भीतर उतर चुका था। वह न दिन का ध्यान करता, न रात का। केवल माँ के सामने बैठकर शांति में डूबा रहता। भूख लगती तो थोड़ा फल खाता, नींद आती तो वहीं तख्त पर सो जाता। उस मौन में उसे दिखा कैसे संकोच ने वर्षों तक उसके भीतर जगह बना ली थी, कैसे लोगों की बातें उसकी आत्मा पर बोझ बन गई थीं, और कैसे माँ की कृपा ने एक एक परत हटाई थी। तीसरे दिन एक विचित्र स्वप्न आया। माँ काली एक गुफा में बैठी थीं, चारों ओर अंधकार, और वे धीरे से बोल रही थीं, मधुसूदन, आत्मबल तब पूर्ण होता है जब वह मौन में भी अडिग रहे। तूने शब्दों से दुनिया बदली, अब मौन से आत्मा को बदल। स्वप्न टूटा, आंखें खुलीं तो हल्की वर्षा हो रही थी। मधुसूदन मुस्कुराया। अब वह जान चुका था कि आत्मबल सिर्फ संघर्ष में नहीं, शांति में भी निखरता है। वह गांव लौटा। लोग उसे देखकर भावुक हो उठे। सरपंच बोले, हम डर गए थे बेटा, तू मौन क्यों था? मधुसूदन ने शांत स्वर में कहा, मुझे माँ ने सिखाया, जो भीतर का संकोच पहचान ले वही सच्चा आत्मबल पा सकता है। मैंने बाहर की दुनिया जीत ली थी, पर भीतर की लड़ाई अब जाकर पूरी हुई। गांव की महिलाएं दीपक लेकर आईं, वृद्ध किसान माला लेकर, बच्चों ने रंगोली बनाई। सब ने मिलकर गांव के चौक में माँ काली का एक भव्य चित्र बनवाया, जिसमें माँ के चरणों में एक साधारण युवक बैठा था, आंखें बंद, चेहरा शांत। वह चित्र अब गांव की पहचान बन चुका था, न केवल एक योजना की, बल्कि एक आत्मा की विजय का। माँ काली की भव्य प्रतिमा स्थापित हो चुकी थी। अब वो केवल एक देवी की मूर्ति नहीं थी, बल्कि पूरे गांव की चेतना बन चुकी थी। हर सुबह मधुसूदन उस प्रतिमा के सामने कुछ क्षण बैठता, आंखें बंद करता और मौन में माँ की उपस्थिति को महसूस करता। अब वह मंचों पर नहीं बोलता था, पर उसकी चुप्पी भी गांव को दिशा देती थी। पुष्कर अब मॉडल गांव घोषित हो चुका था। सरकार ने वहां जल संरक्षण, जैविक खेती और सामूहिक श्रम के उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए शिक्षकों, किसानों और अफसरों के दौरे शुरू करवा दिए थे। लेकिन इस सब के बीच मधुसूदन अब भी पहले जैसा ही सादा रहता था। वही कपड़े, वही शांत मुस्कान और वही माँ काली का चित्र अपनी जेब में। एक दिन राज्यपाल स्वयं गांव आए। उन्होंने मधुसूदन को बुलाकर कहा, तुम्हारे लिए राज्य पुरस्कार की घोषणा की गई है। हम तुम्हें राजधानी बुलाना चाहते हैं, पूरे राज्य के सामने सम्मानित करने के लिए। गांव में उत्सव जैसा माहौल था। लोग ढोल नगाड़ों की तैयारी करने लगे। माँ गायत्री देवी की आंखों में आंसू थे। उन्होंने बेटे से कहा, आज तेरी तपस्या फलित हुई है बेटा। माँ काली ने तुझे वहां तक पहुंचा दिया जहां तू खुद कभी सोच भी नहीं सका था। लेकिन मधुसूदन की आंखें शांत थीं। उसने राज्यपाल से कहा, मैं आपका आदर करता हूं, पर मैं राजधानी नहीं जा सकता। पूरा गांव चौंक गया। सरपंच ने पूछा, बेटा, अब क्यों मना कर रहा है? मधुसूदन ने मुस्कुराकर कहा, मेरी यात्रा बाहरी नहीं थी, भीतर की थी, और अब मेरी मंजिल माँ काली की सेवा है, मंच नहीं। अगर मुझे सम्मान देना ही है तो गांव के उस बुजुर्ग को दीजिए जो हर सुबह कुएं की सफाई करता है, या उस महिला को जो दूसरों के खेतों में श्रम करती है। राज्यपाल कुछ पल चुप रहे, फिर सिर झुकाकर बोले, तुम्हारा आत्मबल इस राज्य का अभिमान है। तुमने हमें सिखाया कि नेतृत्व केवल ऊंचाई से नहीं, गहराई से होता है। उस शाम गांव में दीप जलाए गए। माँ काली की प्रतिमा के सामने पूरा गांव एकत्र हुआ। मधुसूदन ने एक छोटी सी बात कही,
मुझे कई सालों तक लगा कि संकोच मेरी कमजोरी है। मैं उससे भागता रहा, लेकिन अब समझा हूं कि संकोच कोई शत्रु नहीं था। वो एक द्वार था जिसे खोलते ही माँ काली सामने खड़ी थी। गांव में मौन था, सिर्फ हृदयों में हलचल थी। अगली सुबह मधुसूदन अकेले नदी किनारे गया। जेब से माँ काली का पुराना चित्र निकाला। वर्षों से वही चित्र, उसकी साथी, उसकी शक्ति, उसका संबल था। उसने उसे हाथ में लिया, आंखें बंद की और धीरे से कहा, माँ, अब तू मेरे बाहर नहीं, भीतर बस गई है। अब मुझे अलग चित्र की जरूरत नहीं। उसने वह चित्र नदी में प्रवाहित नहीं किया, बल्कि उसे माँ की प्रतिमा के नीचे रखकर प्रणाम किया। अब वह चित्र गांव का प्रतीक बन गया। मधुसूदन ने कभी राजनीति नहीं की, कभी मंच पर नहीं चढ़ा, कभी अखबारों में अपना नाम नहीं छपवाया, लेकिन गांव में जब भी कोई संकोच से घिरता, जब भी कोई डर से कांपता, तो लोग कहते, जाओ, काली माँ के चरणों में बैठो और फिर मधुसूदन को याद करो, जिसने संकोच को आत्मबल में बदला और माँ को जी लिया। माँ काली की स्तुति अब गीत बन गई थी और मधुसूदन उसका मौन संगीत।